नमस्कार दोस्तों। तो भाई लोग सब कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं, लेकिन एक कैसा होना चाहिए, मैंने कैसे करा था वो बता दूंगा। ठीक है, तो ऊपर लिखा है BPSC फॉर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स का बता रहा हूँ अभी। सबको पता रहेगा ये क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश आता है प्रीलिम्स में। इसका 50 क्वेश्चन 50 मार्क, ऐसा ये तो सबको पता है। ठीक है, चलो ये टॉपिक से क्वांट से शुरू करते हैं। क्वांट में, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे लिखे, स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन, ये तो टॉपिक नहीं है। परसेंटेज एंड लॉस, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, तो ये जो 5 टॉपिक्स है, और एजेस। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक में ये 5 टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो 5 टॉपिक है, मैं मान के चलता हूँ अभी एग्ज़ाम को 2 महीने बचे लगभग, प्रीलिम्स को शायद। ठीक है, तो इस 2 महीने में तो आप पूरा बेसिक से तो कुछ कर नहीं सकते, अगर कुछ करा नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक्स आते हैं। तो परसेंटेज, रेशो, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, तो ये टॉपिक्स आपको काम आएंगे डीआई में। डीआई में क्या है, लाइन, बार, टेबल, पाई, केसलेट, मिसिंग और मिक्स डी आता है। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स है। ऐसे कर लेना कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, वो इनका पूरा आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर आ रहा है आपको और आप बस करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसका एडवांस क्वेश्चन मेंस लेवल का जो RRB PO मेंस में आता है उसका भी आना चाहिए। क्लेरिकल मेंस में ये इन टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इनके अलावा कोई टॉपिक मत करना, बस ये टॉपिक ऐसे करना कि इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे वो छूटे नहीं। ठीक, और बाद में आती DI क्या रहता है, बस इन्हीं टॉपिक्स के आसपास घूमती रहती है। DI में लाइन, बार, टेबल सारे एक जैसे रहते, सब आपको बताएंगे कि भाई लाइन DI, बार DI, बहुत सारे टाइप्स बताएंगे, लेकिन भाई सारे DI एक जैसे आते हैं, बस परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के आसपास घूमती रहती है DI। बस समझना है कि आपको ये DI कैसे सॉल्व करनी है। और यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, एक एक टॉपिक के एक एक DI देख लो। अभी तो क्या कर, अभी अगर सीरियस पढ़ाई करते होगे तो आपने भी देख भी लिया होगा। तो ये करना है। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स कर लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, बस ये ऐसे करना है कि भाई इसमें अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद अभी देखो, ये तो हो गए टॉपिक्स, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि क्वांट का सेक्शन है, अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि भाई सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग को सब टॉपिक्स पता भी रहते हैं कि कौन सा टॉपिक्स आएगा, किससे कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये नहीं पता रहता कि भाई इसमें पता रहता है या फिर गलत गलत तरीके से सॉल्व करते हैं, या फिर उनका अप्रोच अलग रहेगा। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, ये मैटर करता है एग्ज़ाम में। क्योंकि सब प्रैक्टिस करते हैं, सब मतलब टेस्ट सीरीज लगाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जाके उधर ये करते थे, होच पोच कर देते, उनको पता नहीं लगता कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं कैसे करता था अटेम्प्ट, ये बताता हूँ, इससे आप आइडिया लीजिए और आपका खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए। मैं क्या करता था, देखो मेरे इन टॉपिक के अलावा 2-3 टॉपिक से वही करे थे, बाकी मैंने कुछ नहीं करा था। और इन्हीं टॉपिक के इसके अलावा मैंने क्या करा था, ये परसेंटेज, ये और ये DI में भी केसलेट का अलग से मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इस अप्रोच में बताऊंगा। अगर केसलेट ने क्योंकि केसलेट छोड़ देते बहुत सारे, क्यों छोड़ना नहीं है केसलेट, अगर नहीं आता है तो एक बार इन DI पे आपकी कमांड है तो एक बार केसलेट का वीडियो देख लो। और क्योंकि केसलेट AFO में आएगा तो इजी वाला आएगा, ज़्यादा मॉडरेट आएगा, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, क्योंकि केसलेट के 5 नंबर तो इसे फोकट में मिल जाते हैं। तो मैं क्या करता था, ये इन टॉपिक्स की वजह से मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हुए, बस यही निकाले, यही टॉपिक्स करे थे मैंने। और देखिए स्पीड मैथ्स, अभी मेरा अप्रोच क्या रहता था क्वांट को अटेम्प्ट करने का। स्पीड मैथ्स में क्या करता था, ये तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन पहले, फिर क्वाड्रेटिक, फिर मिसिंग। ठीक है, ये पहले अटेम्प्ट करता था। उसके बाद आ जाता था DI पे। DI में रहते हैं बार, लाइन, पाई।
बार लाइन पाई कैसे है, इसमें 2 DI बनती है इसमें से, और ये DI कैसे है थोड़ी इजी लेवल की रहती है। तो ये मैं अटैम्प्ट करता था, इसमें 2 DI मैंने अटैम्प्ट कर दी। इसके बाद आता था केसलेट पे। केसलेट मैंने कभी छोड़ा नहीं केसलेट, क्योंकि AFO में जो आता है या फिर जिस भी एग्ज़ाम में आता है तो केसलेट अगर प्रैक्टिस करे हो केसलेट की 20-25 सबसे क्या करो, केसलेट लगा दो, 30-40 क्वेश्चन 30-40 केसलेट लगा दो। उसके बाद आपको केसलेट भी इजी लगने लगेगा अगर करा है तो, अगर करना है तो, ठीक है। तो उसके बाद मैं केसलेट पे आता था, केसलेट सॉल्व करता था। इसके बाद में रॉन्ग नंबर में सबसे आखिर में लेता था, मतलब कमर्शियल मैथ्स रहता है ये। तो इसके पहले मैं अरिथमेटिक लास्ट में, और ये टॉपिक होने के बाद रॉन्ग नंबर लेता, क्योंकि रॉन्ग नंबर में कैसा है फंस जाता है, तो रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो इन पे 3-4 मिनट इस पे, मिसिंग में 5 मिनट, क्योंकि कैसा है मिसिंग में 5 मिनट दे दे, फिर DI में 2 DI में 10 मिनट, और जो 2 DI है ना वो थोड़ी इजी लेवल की रहेगी, मतलब आपको उधर पता करना कि भाई कौन सी इजी है कोई, क्योंकि DI देख के पता चल जाएगा कि ये इजी है ये मुश्किल है, ठीक है। तो 2 DI करने हैं आपको 10 नंबर की, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन फंसेंगे आपके, कुछ नहीं बनेंगे। उसके बाद में केसलेट, तो देखिए नंबरिंग कैसा है, इधर 3-4 मिनट दे दे, इधर 3-4 मिनट दे दे, 2-3 मिनट दे दे, क्योंकि थोड़ा इजी रहता है क्वाड्रेटिक। इसके बाद में मिसिंग में आपने 5 मिनट दे दे, इसमें मिनट लग जाते हैं भाई 5 मिनट, थोड़ी अपनी AFO की प्रीलिम्स में आती है अच्छी लेवल की मिसिंग नंबर आती है। फिर DI में आपने 2 DI में 10 मिनट लगा दिया, इधर इन दोनों को मिला के आपने समझो 5-6 मिनट लगा दिए, कितने 10 और 5 15 और 5 20 मिनट हो गए इधर। इसमें केसलेट में 7 से 8 मिनट लग गए आपके, और 7 से 8 मिनट लगे, उसमें 5 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं इसमें, बस सॉल्व करने तक आपको दिक्कत आएगी। एक बार सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन क्या 1 मिनट में बन जाते हैं। 7 से 8 मिनट इसमें 20 हो गए, इधर हो गए आपने समझो 26-27 मिनट हो गए। उसके बाद आना है रॉन्ग नंबर पे। रॉन्ग नंबर पे आने के बाद क्या करना है, रॉन्ग नंबर में 5 रॉन्ग नंबर आई तो समझ लो भाई कुछ भी कर लो, जो प्रो रहेगा तो वो सॉल्व कर लेगा सारी पाँचों के पाँचों, लेकिन जो एवरेज बंदा रहेगा उससे 3-4 ही सॉल्व होगी, 2-3 ही सॉल्व होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 2-3 या फिर 3 मैक्सिमम 4, एक आधी तो नहीं होगी उससे, ठीक है। तो इसमें आपने 5 मिनट लगा दिया, आपके 35 मिनट हो गए, आपके पास बचे अभी 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में ये जो टॉपिक्स बताए, ये जो आपने यहाँ पे करे थे ना, यहाँ पे ये DI के लिए, तो ये टॉपिक जो एक एक क्वेश्चन इनसे बनता है तो ये उठा लेना है, 3-4 क्वेश्चन इसमें से आपके बन जाएंगे। इस तरह से आपके ना देखो, ये 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, और ये 10 और 5 15, इधर 30 बन जाते, हाँ इधर 30 नंबर बन जाते, और इधर आपके बने 3-4 इधर बने 35 मार्क्स तक का भी आपने अटैम्प्ट कर लिया, 30 प्लस मार्क्स का भी अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है। आप सेफ है, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है तो अटैम्प्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा को, मतलब लेवल के हिसाब से 30 मार्क्स भी अटैम्प्ट कर ले तो फिर आप प्रो बन गए इसमें। बस ये है कि बोलने की बात है इसमें, आप कैसा ये करते हैं आपको ही पता होगा, क्योंकि 30 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा ये है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रो हो गया आप इसमें। आपने 25 प्लस भी कर लिए तो समझ लेना आपको इसमें क्वांट में तो कोई नहीं रोकेगा। अटेम्प्ट ही बोल रहा हूँ मैं, अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट हो जाते हैं 25 प्लस, 25 भी कर लिए तो ठीक है। क्योंकि इसमें भी देखो ये बार और लाइन, ये जो 2-3-4 डी आएगी, 2 डी आएगी, इसमें से भी आपके सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक आधा क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा, ठीक है। और मिसिंग में भी सारे क्वेश्चन नहीं बन सकते, एक आधा छूट जाएगा, इसमें भी रॉन्ग नंबर में भी नहीं बन सकते। और हो जाए अगर आपने केसलेट उठा लिया और केसलेट फंस गया आपका, तो फिर दिक्कत है, 7-8 मिनट वो वेस्ट चले जाएंगे। कभी कभी मेरा तो ऐसा होता था, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में भी एक आध क्वेश्चन मेरे को आखिर में करना पड़ता था, क्योंकि वो उधर फंस जाता था वो क्वेश्चन, ठीक है। बस यही करना, ये अप्रोच रखना। और प्रैक्टिस अभी देखो, क्वांट की प्रैक्टिस भाई कैसे कहाँ पे करनी है, मैं कहाँ कर रहा था, मैंने गाइडली का लिया था, गाइडली का बंडल लिया था, बंडल PDF लिया था मैंने गाइडली का, ठीक है।
तो इससे मैंने क्वांट की प्रैक्टिस करी पूरी और बस लगाए टेस्ट सीरीज। तो ये क्वांट का ऐसे रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ रीजनिंग का, ये मेरा अप्रोच है, आपका अलग भी हो सकता है। बस ये कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई क्या रहना चाहिए, कैसा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और अब तक की रहे, अब से स्टार्ट कर रहे तो अब से तो मैं आपको बस बेसिक्स ही करना है। अगर कोई आज से स्टार्ट कर रहा है कि या फिर 1 महीने से स्टार्ट कर रहा है तो बेसिक क्लियर करो। ये तो मैं बता रहा हूँ बेसिक पूरा सिलेबस होने के बाद में क्या करना है आपको, ठीक है। तो अगर अब से स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा बेसिक से करो पहले, बाद में क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट सीरीज दो, फिर बाद में ये अप्रोच करो। तो देखो रीजनिंग में तो ये सिलॉक्स इनइक्वालिटी, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनपुट आउटपुट, फिर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। रीजनिंग में क्या है भाई, रीजनिंग में तो ये टॉपिक सब करते हैं, सब कर लेंगे, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी आएगी तो आपको कोडेड भी आना चाहिए, कोडेड इनइक्वालिटी। कोडिंग डिकोडिंग आएगा तो इसमें भी कोडेड वाला आता है, वो भी आना चाहिए। इसमें चाइनीज़ कोडिंग भी आती है, फिर बहुत सारे टाइप से, वो सारे के सारे आने चाहिए। ब्लड रिलेशन में भी कोडेड वाला आपको आना चाहिए, डायरेक्शन में भी कोडेड आता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं और इनके एडवांस लेवल में तैयारी करनी है, कोडेड भी करना है, क्योंकि आजकल भाई पेपर टफ आने लगा है, कोडेड में जाने लगा है पूरा पेपर, तो ये पूरा करना है आपको। तो ये टॉपिक्स आपने, मैं समझ लेता हूँ कि प्रैक्टिस कर ली है इनकी, अच्छे खासे आ गए आपको। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत सारे लोग फंसते हैं। पजल में वीडियो लगाओ, अंकुश लांबा के वीडियो इसमें रहेंगे यूट्यूब में, उसको देखो, इसकी हो चुकी समझो। क्योंकि पजल में क्या रहता है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग रहती है। क्योंकि देखो सिटिंग में क्या करता, मेरे को तो सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, जितने भी ऐसे वाले रहते, ऐसे बॉक्स वाले, ऐसे ट्रायंगल वाले, फिर ट्रेपेजियम वाले, ऐसे फिर पेंटागन वाले, तो इतना तो ये सभी मैं एक ही मेथड से सॉल्व करता था, कि थ्रेड मेथड से। तो मेरे को ये सब एक ही टाइप के लगते हैं। अगर आप ऐसे बॉक्स बिक्स बना के सॉल्व करते तो ठीक है, आपके स्टाइल रखो, लेकिन मैं ऐसे सॉल्व करता तो मेरे को ऐसे ही मतलब हो जाता था, पैरेलल भी कर लेता था मैं। इसमें पजल में भी किसी की स्ट्रेंथ अलग रह सकती है, क्योंकि मेरे को देखो बॉक्स, मंथ, फ्लोर बेस्ड, ये मेरे को इजी लगते थे, तो मैं ये करता था पहले। और उसके बाद में एक था, ये मेरे से कभी बना ही नहीं, जो कि फ्लोर प्लस फ्लैट्स, ये आता है एग्ज़ाम में और ये आएगा ही, तो ये मेरे से कभी बना ही नहीं है। मैंने ठीक है, बाद में इसमें अटेम्प्ट में बताऊँगा, देखिए इसमें इसके बाद में ये जो टॉपिक है, ये मैंने कभी करा ही नहीं। इतने सारे एग्ज़ाम दिए, इसमें ये टॉपिक मैंने कभी भी हाथ ही नहीं लगाया, स्टेटमेंट, अजम्पशन और डिसीजन मेकिंग पे, रीजनिंग वाले। और इनपुट आउटपुट भी मेरे को आता था, लेकिन मैंने एएफओ के प्री में तो इसको अटेम्प्ट नहीं करा कभी। मैंने इसमें जो आरआरबी का मेंस है या फिर आईबीपीएस पीओ का मेंस है, तो इसमें अटेम्प्ट कर लेता था, लेकिन इसमें कभी अटेम्प्ट नहीं करा मैंने। तो अटेम्प्ट कैसे, देख पेपर में अप्रोच कैसे होता है, कैसा रखता था मैं, ये पहले ये टॉपिक्स कर लेता था, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ये कर लेता था पहले, ये इजी भी आता था। और ये इनइक्वालिटी कभी कभी कोडेड भी आएगा, इन सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। टॉपिक्स मतलब सारे मेथड्स, जिस एक कोडेड वाला, मतलब जो भी टाइप से, तो वो आने चाहिए आपको। तो ये 3 मैं पहले करता था। उसके बाद आ जाता था सिटिंग अरेंजमेंट में। सिटिंग में सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ये वाला मैंने बताया था ना, ये वाला थ्रेड मेथड वाला, तो मैं ये जो सिंगल वेरिएबल वाला रहता है ना, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ये सिंगल वेरिएबल वाला करता था। उसके बाद में पजल आता था, जो पजल सिंगल वेरिएबल वाला अगर मिल जाए तो वो कर देता पहले। अगर देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में एक बार फंस गए, 4-5 मिनट हो गए, फंस गए, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, इसे मत करो, आगे बढ़ जाओ, दूसरा पकड़ लो, कोई दूसरा उठा लो, क्योंकि इसमें फंस गए टाइम वेस्ट होगा। और बाद में टाइम बचे तो एक बार आके देख लेना, बन भी जाता है बाद में। तो उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल लेता था और वो सॉल्व करता था। और फिर बाद में आता था ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पे। ब्लड रिलेशन मेरे को थोड़ा कोडेड वाला भी आता है इसमें, ब्लड रिलेशन
और डायरेक्ट ब्लड रिलेशन को बाद में लेता था क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरे को मतलब बनता नहीं था जल्दी जल्दी, तो इसमें आखिर में लेता था। फिर बाद में लास्ट में क्या होता है, इन सब होने के बाद में टाइम कम बचता है और क्या पता है 3-4 मिनट बच जाते हैं इसमें, तो पजल तो नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग क्योंकि पजल के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइम में 2-3 नंबर का आता है डायरेक्शन और वो ये लास्ट के 3-4 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या आता है, सिलॉक्स के 5 नंबर आएंगे, इनइक्वालिटी के 5 नंबर, कोऑर्डिनेट के 5 नंबर, ये 15 नंबर के आ गए। सीटिंग के 5 नंबर, एक समझो सीटिंग में आपने एक बना लिया तो उसके 5 नंबर, पजल में आपने एक बना लिया इसके 15 और ये 10, कितना हो गया 25 नंबर हो गए। इधर से 15 और इधर से 10, 25 नंबर हो गए। यहाँ से 3-4 नंबर उठा लिए, मतलब 30 नंबर के तो आप आसानी से बना लोगे इन्हीं सब टॉपिक से। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना। और प्रैक्टिस कहाँ से करता था इसकी प्रैक्टिस हो जाती थी मेरी गाइडली बंडल, और मैंने गाइडली का मॉक भी लिया था। तो मॉक में जो आरआरबी पीओ मेंस का मॉक है उसका उठा लेता था, सब पीओ मेंस का मॉक करता था। इसके बाद में आईबीपीएस, एसबीआई का, क्लेरिकल का मेंस, इतना कर लिया ना भाई, समझ लो आपका मेंस में अगर प्रैक्टिस करनी है तो इनके मॉक्स उठा लो, मॉक्स लगा दो आरआरबी पीओ का मेंस, क्योंकि सेम ही आता है, सेम लेवल सेम आएगा। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ का प्री का, आरआरबी पीओ का मेंस का, आईबीपीएस और एसबीआई क्लेरिकल मेंस का सेम आएगा लेवल। इस लेवल तक की प्रैक्टिस करोगे आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल की, तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। और इंग्लिश का बता दो, अभी ये इंग्लिश में आ जाते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में आखिर में आके भाई आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि वो कैप करो। अगर फ्रेशर्स मतलब फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हो तो वो कैप करो, वो कैप नोट करो, वो कैप बाय करो, वो कैप करो। लेकिन आपने एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, आप मतलब 8-10 महीने से तैयारी कर चुके हैं, तो वो आखिर में आके वो कैप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में बस मैं क्या करता था, रीडिंग करता था द हिंदू। सब लोग बोलेंगे कि भाई अगर द हिंदू नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा नोवेल पढ़ो, बुक पढ़ो। भाई इस टाइम पे ये पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं है, तो ये मत करो। बस द हिंदू पढ़ लो, द हिंदू के जैसे पैसेज आएगा सब ऐसे आएगा, द हिंदू के बेस्ट पे पैसेज आएगा आपका, और ऐसा लगेगा वो कैप भी सारी इसी में से आएगी, इसमें से जैसे आते वैसे ही एग्ज़ाम में आएगी। तो मैं बस ये हिंदू पढ़ लेता था। उसके बाद में प्रैक्टिस, क्योंकि अभी इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये तो मेरे पे भी बहुत ज़्यादा, मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मैं क्या करता था, सेक्शनल मार्क्स उठा लिए इंग्लिश के, डेली एक सेक्शनल मार्क्स लगा दिए। उसमें सारे क्वेश्चन रहते हैं, देखो उसमें वर्ड स्वैप के क्वेश्चन रहेंगे, ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब जिस टाइप के इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे वो मार्क्स में लगा देंगे हम लोग। तो बाहर से कोई क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी बुक से मानो, इसे मानो, क्योंकि अगर एक बार सेक्शनल मार्क्स लगा दिए, उसमें से सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, मॉक देने के बाद में सारे सॉल्व कर दो बस। और ग्रामर भी बता दूं, मैंने ग्रामर का जी भी नहीं करता, मेरे को ग्रामर कुछ भी नहीं आता, और ग्रामर करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अटेम्प्ट कैसे करता था, पहले तो ये करता था वर्ड स्वैप, सबसे ईजी 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 5 के 5 नंबर आ सकते हैं आपके इसमें। अगर आपने अच्छे से 7-8 महीने से रीडिंग कर रहे हो तो 5 के 5 नंबर ला लो, ना कोई मुश्किल नहीं है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें भी ईजी आता है। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसा है कि कुछ बन भी जाएंगे, कुछ नहीं भी बन जाएंगे। वन वर्ड स्वैप भी करता था, इजी आता है वन वर्ड स्वैप। फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या आता है, बीच में एक ऐसा सेंटेंस रहेगा, कोई वर्ड बोल्ड में रहेगा, और 3 सेंटेंस रहेंगे कि इसमें कौन सा बैठ सकता है, तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये भी थोड़ा इजी आता है। तो इसमें से क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है,
मतलब जितना कैजुअली हो सके उतना पेपर को अटेम्प्ट करना है। जितना कैजुअली पेपर को अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा अटेम्प्ट होगा। इंग्लिश में हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी किसी का भी नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहता था। जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा, बस ये सोच लो। और कैजुअली पेपर को अटेम्प्ट करो। ज़्यादा स्ट्रेस में ले गए तो पेपर फंस जाएगा। इंग्लिश में इसी वजह से फंसते थे, पहले ही स्ट्रेस लेते, और स्ट्रेस लेने से भाई इंग्लिश का नहीं होता। कैजुअली पेपर अटेम्प्ट करो, जाके बैठो आराम से। अगर देखो इसके बाद ये टॉपिक्स कर ले, ये भी मैथ्स दो कॉलम भी आता है आजकल ऐसा वाला, तो ये भी इजी वाला ही आता है। इजी वाला मतलब क्या है, इसमें 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें 2 3 तो बना लोगे आप, अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स पहले अटेम्प्ट करता था। फिर पैसेज पे आता था। पैसेज पे मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था, मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ता था, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ लिए सारे। क्वेश्चंस में सिनोनिम, एंटोनिम, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिप्लेसमेंट, ये क्वेश्चंस पढ़ने नहीं है, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन आते पैसेज पे तो 4 क्वेश्चन ये रहते। तो ये क्वेश्चंस को आपको पढ़ना नहीं है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना पढ़ के। पहले पहले कौन से क्वेश्चंस पढ़ने, इसमें रहेगा कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा, या फिर डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको, ठीक है। ये तो क्योंकि सिनोनिम, एंटोनिम पढ़ते बैठोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ते बैठोगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर पैसेज का क्या करना है, मैं क्या करता था, अगर ऐसे देखो पैसेज में ऐसे पैराग्राफ्स रहेंगे, पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ पढ़ दिया, अच्छे से पढ़ दिया, एकदम रिलैक्स बैठ के पढ़ना है पैराग्राफ को। और पैराग्राफ से देखना है आपको कि भाई कोई क्वेश्चन मैच हो रहा है। मैं मतलब ये मेरा रहता था, कोई क्वेश्चन मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो उसी वक्त सॉल्व करो। अगर देखे कुछ रहता है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है, कौन सा सेंटेंस फॉल्स। अब आपको पता चल गया इस पैराग्राफ में ये सेंटेंस है और इधर ये फॉल्स है, इधर ये ट्रू है, तो उसी वक्त एक दिमाग में डाल दो कि भाई ए तो नहीं है, इस क्वेश्चन में ए वाला नहीं है। फिर अगला पैराग्राफ पढ़ लिया, अगले पैराग्राफ में कोई और एक मिल गया, अगले पैराग्राफ में कोई और एक मिल गया, और देख लो भाई इसी में भी ये भी ट्रू नहीं है। फिर अगला उसी पैराग्राफ से फिर रिलेट करना है कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो फिर से ढूंढो। उसके बाद में फिर तीसरे पैराग्राफ पे आओ, और फिर एक ऑप्शन गलत हो गया, आ गया फिर ये सही, जो बचेगा वो सही। तो ये क्वेश्चन हो गया आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे लास्ट का पैराग्राफ पढ़ लिया, पूरा हो गया। फिर बचेंगे 2 3 क्वेश्चन ऐसे बचेंगे कि आपको नहीं मिले, ऐसा होता है, 1 2 क्वेश्चन बचे। उसमें फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, अगर इसमें बोल्ड रहता है, बोल्ड पे पढ़ लिया आपने, फिर जाओ सिनोनिम पे, हाँ फिर आपको समझ में आएगा, हाँ इसका सिनोनिम ये है, इसका एंटोनिम ये है। क्योंकि क्या रहता है पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में इस जो सिनोनिम एंटोनिम में जो वर्ड है वो अलग रहता है। कंटेक्स्ट में देखना है आपको, इसमें इस पैराग्राफ में इस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया है, उसी के हिसाब से सिनोनिम एंटोनिम ढूंढना है, उसी के हिसाब से फिलिंग द ब्लैंक्स ढूंढना है, रिप्लेसमेंट भी उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो बोल्ड पे आ गए, देख लिया सिनोनिम एंटोनिम, फिलिंग द ब्लैंक्स पे, फिल ब्लैंक पे आ गए, फिर ब्लैंक पे क्वेश्चन पे जाना है, फिर देखना है कि भाई ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, तो जो बैठेगा वो डालना है, ठीक है। इस तरह से मैं इंग्लिश का अटेम्प्ट करता था। अटेम्प्ट में इंग्लिश में मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, क्योंकि जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। ये तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था। और ये मैंने बता दिया कि भाई ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता था कि किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता था पेपर को, ठीक है। ये बस मेरा ओन वे है कि इस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया है पेपर क्लियर। देखो प्री क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार वैकेंसी 350, तो मान के चलो भाई आपको 50+ का टारगेट को रखना ही है। क्योंकि 50+ का टारगेट आप नहीं रखोगे, भाई अभी 36 नंबर का 40 का रखोगे टारगेट, तो फिर फंस जाएगा पेपर, क्योंकि चाहे नहीं निकलता। टारगेट रखो, अगर पेपर मॉडरेट आता है तो 50+ आना ही चाहिए आप नंबर। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैंने मॉक्स लिया था गाइड ली,
स्मार्ट कीड़ा, फिर लिया था टेक्स्ट बुक, ये तो मैंने पहले ही लिया था, इसके दे दिए थे। और प्रैक्टिस मॉक, और मेरे को इसमें से ये जो गाइड लिखा तो वो मेरे को एग्ज़ाम लेवल लगा, इसी की तरह के इंटरफेस रहता है, इसी तरह से एग्ज़ाम लेवल में भी गाइड, बाद में आप देखोगे ना गाइड लिखा जो मॉक है ना, कोई प्रमोशन नहीं है, तो गाइड लिखा मॉक आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम लेवल का फील आएगा इसमें। स्मार्ट कीड़ा भी अच्छा है, प्रैक्टिस मॉक का थोड़ा हाई लेवल का रहता है। ऑलिव बोर्ड ने हाल ही में थोड़ा लेवल अपना गिरा दिया है, तो ये प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारों के सारे लेने हैं, बस मैंने लिया था, मैं जनरल बैंकिंग की भी तैयारी कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सारे प्लेटफॉर्म ले रखे थे और सारों से मैं प्रैक्टिस करता था। और एक टाइम पे नहीं लेते, एक टाइम पे लेते तो बहुत अच्छा था। बिल्कुल एक महीने, इस महीने ये लिया, अगले महीने ये लिया, इसके अगले महीने ये लिया, तो फिर पैसा भी बच जाता था। एक साथ मैंने लिया था, तो इस तरीके से मैंने करा था। और देख लो 50 का टारगेट लग, तो 300 से 350 वैकेंसी है, 50 का टारगेट रख दो तो प्री तो निकलेगा ही निकलेगा आपका। और इस बार मेरे को लगता है कि प्री में बहुत ज़्यादा लोग रह जाएंगे क्योंकि वैकेंसी कम है। प्रैक्टिस मैंने गाइड लेकर बंडल लिया था, उससे प्रैक्टिस करता था। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट में डाल दो। और ये वीडियो लंबा है, मैंने रॉ वीडियो रखा है जितना, कोई मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, ये बस मेरा बताने का तरीका है, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीडियो स्ट्रैटेजी बताओ, तो इसके लिए मैं वीडियो बना दिया है। ठीक है, चलो मिलते हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो।